स्टूडेंट्स, मैं उमा राठौड़, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड थर्ड की पेपर थर्ड में जो हमारा टॉपिक चल रहा था स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसमें आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी को शुरू करेंगे। इसमें हम इंट्रोडक्शन के साथ साथ में सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हम जानते हैं जनरली जो आईआर का रीजन है 3 भागों में होता है। पहले सामान्य अवरक्त क्षेत्र यानी ऑर्डिनरी इंफ्रारेड, जो कि हमारे पास यह सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है। इसमें कार्बनिक यौगिकों के विश्लेषण में इन विकिरणों का विशेष महत्व है और जो इनकी रेंज है हमारे पास वेवलेंथ है वो हमारे पास में 2.5 म्यू से 15 म्यू तक होती है। और इसके बाद जो हमारे पास नियर इंफ्रारेड है, इसकी जो रेंज है तरंग दैर्ध्य की जो रेंज है इनकी लैम्डा की, वो हमारे पास 0.7 से 2.5 म्यूएम तक होती है। और सुदूर अवरक्त क्षेत्र, जिसे फार आईआर रीजन भी कहते हैं, यह हमारे पास 15 म्यू से 200 म्यू तक है। अब हमारे पास है कि ये किन कंडीशन में आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारे पास यूजफुल होती है। जब अणुओं के कंपन की आवृत्ति और उनसे टकराने वाले विकिरण की आवृत्ति समान हो, तब उस समय ये कंडीशन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी किसी अणु के लिए हम निकाल सकते हैं। अणुओं में कंपन होने से अणु के द्विध्रुव आघूर्ण के मान में अंतर आ जाना चाहिए। ये तभी संभव होता है जब उनमें कुछ स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण यानी डायपोल मोमेंट होता है। इसीलिए हमेशा H2N2 CO2 O2 जैसे जो अध्रुवीय अणु हैं आईआर में अपना स्पेक्ट्रम नहीं देंगे, जबकि हमारे पास जैसे HCl है, H2O है, जिनका कि कुछ परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है, वो आईआर स्पेक्ट्रा अपना देते हैं। हम जानते हैं कि जो वाइब्रेशन होते हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, वो 2 तरह के होते हैं। पहला स्ट्रेचिंग है, फिर बेंडिंग है। स्ट्रेचिंग को हम 2 प्रकार में विभाजित कर सकते हैं। एक हमारे पास में सिमेट्रिकल, है और एक अनसिमेट्रिकल। जैसे हमें देखने से पता ही चल गया, एक स्प्रिंग का एग्जांपल लेके हम इसको देखते हैं तो यहाँ पे दोनों की दूरी बराबर है और यहाँ पे एक की दूरी कम, एक की दूरी ज़्यादा है। और उसके बाद हमारे पास है सिमेट्री में ही H2 मॉलिक्यूल का, CO2 का मॉलिक्यूल का जैसे एग्जांपल लिया हमने, और ये असिमेट्रिक में इसका एग्जांपल है। उसके बाद हमारे पास है बेंडिंग। बेंडिंग भी 4 तरीके की हो सकती है हमारे पास, जैसे रॉकिंग, सीजरिंग, जो कि एक प्लेन में ही होता है। जैसे उदाहरण ले सकते हैं हम कैंची का, जो कि एक ही प्लेन में आएगी। वैगिंग ऑफ ए प्लेन, जैसे कि एक दरवाजा अपने गुटकों के सहारे इधर उधर घूमता है। ट्विस्टिंग, इस प्रकार के ये 4 बेंडिंग में 4 तरह के वाइब्रेशंस होते हैं। अब हम देखते हैं सिंपल
हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल यानी सरल आवर्त दोलक इसमें हम let us consider a diatomic molecule associated with a dipole moment. The vibration of nuclei of a diatomic molecule may be similar to the vibration of inner harmonic oscillator. In such a oscillator, the force required to restore an atom to its original state is proportional to the displacement of the vibratory atom from the original position. Suppose x is the distance in vibratory atom from its origin position, then according to the Hooke's law, restoring force. हम देखते हैं कि दोनों परमाणु के बीच हम जानते हैं कि जब भी दो कोई परमाणु दूर दूर होते हैं तो उनके मध्य कोई आकर्षण नहीं होता है, लेकिन जब ये एक दूसरे के निकट आते हैं तो एक परमाणु का नाभिक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, आकर्षित करता है। इससे दोनों के इलेक्ट्रॉन और नाभिक में तो प्रतिकर्षण होगा, लेकिन एक के इलेक्ट्रॉन और दूसरे नाभिक या दूसरा का इलेक्ट्रॉन और एक का नाभिक के बीच में क्या हुआ, आकर्षण बल महसूस होता है। और आकर्षण बल के फलस्वरूप दोनों परमाणु क्या रहते हैं, निकट रहते हैं। इसमें तंत्र को कुछ कार्य करना पड़ता है। इस समय जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो घट जाती है और साम्य अवस्था में दूरी तंत्र की स्थितिज ऊर्जा यहाँ पे न्यूनतम होती है। इस डिस्टेंस को हम बॉन्ड डिस्टेंस कहेंगे। साम्य अवस्था पर जो दोनों परमाणुओं के बीच में डिस्टेंस है। देखिए यहाँ पर तीनों तरह की अवस्थाएं हैं, जिसमें देखिए ये है नॉर्मल पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, जो जिसे हम कहेंगे जो बॉन्ड डिस्टेंस है इक्विलिब्रियम पोजीशन में दोनों में। अब इसको स्ट्रेच कर दिया जाता है, यानी खिंची हुई स्थिति में जब इसको खींचेंगे तब उनके बीच में दूरी ज़्यादा होने से प्रतिकर्षण रहेगा। और यहाँ पे कंप्रेस यानी दबी हुई अवस्था में उनकी डिस्टेंस में कमी आ जाती है, बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। और बहुत ज़्यादा दूरी में कमी आने से भी इनमें आपस में प्रतिकर्षण होगा तो भी यह स्टेबल नहीं रह पाएगा। इसीलिए जो साम्य अवस्था है दोनों परमाणुओं के बीच में, उसके बीच में ये दोनों स्टेबल अवस्था में रह पाएंगे। विकिरणों के अवशोषण से पहले जब परमाणु साम्य अवस्था पर दूरी है हमारी, जैसे RE पर स्थित है, हम मानते हैं कि जो अणुओं की ऊर्जा E0 है इस समय, यदि दबाकर दोनों परमाणुओं की दूरी को कम से कम कर दिया जाए या खींचकर उनके मध्य की दूरी को बढ़ा दिया जाए तो दोनों ही स्थितियों में तंत्र की ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा। अतः तंत्र की ऊर्जा उस समय न्यूनतम रहेगी। जब इसके दोनों परमाणु साम्य दूरी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर स्थित हों, ऐसे तंत्र पर सरल आवर्त दोलक के हुक का नियम लागू किया जा सकता है। इसके अनुसार
जो रेस्टोर्टिंग फोर्स है यानी प्रत्यानयन जो बल है हम इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। F समानुपाती डेल एक्स, F बराबर माइनस के डेल एक्स, वेयर K is a constant which is known as force constant. Negative sign indicate that force is opposite to the displacement. K is characteristic property of a bond which measure the stiffness of a bond. If Ra and Rb are the position of the atom A and B relative to the center of gravity of molecule, then we know Ra हम जानते हैं एम बी अपॉन एम ए प्लस एम बी आर, और इसी तरह से हम आर बी का फॉर्मूला है जो एम ए और एम बी है हमारे पास मास ऑफ टू एटम, एंड सपोज द बॉन्ड बिटवीन द टू न्यूक्लियाई ऑफ द मॉलिक्यूल इज डिस्टॉर्टेड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम लेंथ आर ई टू ए न्यू लेंथ आर, तब हमारे पास जो x कितना हो जाएगा हमारे पास r माइनस आर ई। डिस्टॉर्ट करने से जो नई दूरी हमारे पास वो r माइनस आर ई हमें प्राप्त हो जाएगी। द रेस्टोर्टिंग फोर्स जिसके हम क्या कह रहे हैं प्रत्यानयन बल कह रहे हैं, और ईच मॉलिक्यूल ऑफ ए डायटोमिक मॉलिक्यूल इज गिवन बाय एम ए एम ए डी स्क्वायर आर ए अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के ब्रैकेट में आर माइनस आर ए। इसी तरह से एम बी की वैल्यू ज्ञात की जा सकती है। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन थर्ड, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन थर्ड है, तो हमें ये एम ए की वैल्यू हमें प्राप्त होती है, और ऑन पुटिंग सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन फर्स्ट, ये जो वैल्यू हमें क्या प्राप्त हुई है एम ए प्लस एम बी अपॉन एम ए प्लस एम बी ब्रैकेट में डी स्क्वायर आर डी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के आर माइनस आर ई। Since constant is different with the respect to its zero, so we can put d square r upon dt square is equal to d square r minus r e dt square, और therefore एम ए एम बी अपॉन एम ए प्लस एम बी ब्रैकेट में बंद डी स्क्वायर आर माइनस आर ई अपॉन डी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के आर माइनस आर ई। परंतु आर माइनस आर ई इज इक्वल टू एक्स है, एंड एम ए प्लस एम बी और एम ए एम बी अपॉन एम ए प्लस एम बी, इसको हम रिड्यूस मास सहित मास कहते हैं, जो कि म्यू के बराबर होगा। तो म्यू डी स्क्वायर डेल एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस के डेल एक्स डी स्क्वायर डेल एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के अपॉन म्यू डेल एक्स इज इक्वल टू 0। अब हम के अपॉन जो म्यू है उसको हम नए साइन ओमेगा में चेंज करेंगे, जिसे हम कहेंगे ओमेगा में चेंज करेंगे। ओमेगा होता है अंडर रूट के अपॉन म्यू स्क्वायर, तो यहाँ पे ये होगा हमारे पास ओमेगा का स्क्वायर। अब हमारे पास जो ये इक्वेशन हमें प्राप्त हुई है
ये जो इक्वेशन हमें प्राप्त हुई है, ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन as follows: mu is equal to nu is equal to omega 2 pi is equal to 1/2 pi √ k अपॉन न्यू। तो जो हमारे पास न्यू है 1/2 पाई अपॉन के अपॉन जो म्यू है उसका रूट, जो फ्रिक्वेंसी म्यू, जो फ्रिक्वेंसी है म्यू कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेव नंबर, जिसे हम न्यू बार कहते हैं। न्यू बार इज इक्वल टू न्यू अपॉन सी। सी हम जानते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट है। न्यू बार इज इक्वल टू 1/2 पाई सी रूट के अपॉन म्यू सेंटीमीटर इनवर्स। जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर गिवन बाय म्यू एक्स इज इक्वल टू हाफ के डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज डेल स्क्वायर साई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ब्रैकेट में ई माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर ब्रैकेट बंद साई ई इज इक्वल टू 0। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन potential energy E mu comes out to be E mu is equal to V plus half ब्रैकेट में into H nu। Here where V is vibration quantum number having value, जो V की वैल्यू है 0 से लेके 1 2 3 एक्स्ट्रा हो सकती है, और जो म्यू इज वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी है यहाँ पर हुज वैल्यू इज ऑब्टेन्ड बाय हुज वैल्यू, जो कि हमारे पास ये जो अबव इक्वेशन है 37 इक्वेशन, इसके द्वारा हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। The minimum value of EV at V is equal to 0 is half। जब हमारे पास ये जो इक्वेशन है हमारे पास, यहाँ पे ये जो इक्वेशन है, अगर हम V की वैल्यू कितना रखते हैं 0 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, E जो है एनर्जी की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो रही है, वाइब्रेशनल एनर्जी की वैल्यू हमें प्राप्त हो रही है हाफ एच न्यू। तो इसका मतलब है कि V इज इक्वल टू 0 रखने पे भी हमें वैल्यू 0 नहीं प्राप्त होती है, विच इज आइडेंटिफाई नॉट 0, लोएस्ट वाइब्रेशनल एनर्जी नॉट 0। सो this energy is also known as 0 point energy। मतलब ये हम इस ग्राफ से भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जब V 0 है और फॉर्मूले में पुट करेंगे तो इसकी हमें मिनिमम वैल्यू प्राप्त होती है। अतः यह जो स्थिति पे जो एनर्जी, इसको हम 0 पॉइंट एनर्जी कहेंगे। इट मीन्स एटम आर नॉट इन एब्सोल्यूट रेस्ट स्टेट इन मॉलिक्यूल विच इज इन अरेंज ऑफ हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल।
If it is suppose that atom may exist in absolute rest state, their uncertainty in position will zero. Thus, uncertainty in momentum will be infinite, which is impossible. It means atom must in a molecule does not exist in absolute rest position, but have some vibrational motion, thus thus vibrational energy. Thank you. Have a nice day.